गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या करेंगे जो घुटनों के बल चले। मैदान जंग हो या जंग कामयाबी की, जब तक आप मैदान में नहीं उतरते तब तक आप कोई जंग नहीं जीत सकते। किसी भी क्षेत्र में कामयाबी यूं ही नहीं मिल जाती, उसके लिए कड़ी मेहनत और बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं कामयाबी हासिल होती है, एक विनर के रूप में पहचान मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विनर्स विद रविंद्र गौतम। इस दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई ऐसी महत्वाकांक्षा, कोई ऐसी चाह होती है जिसके लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ कर दिखाने का जुनून ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है और फिर अपनों का साथ मिले तो हर मंजिल मुमकिन हो जाती है। कुछ ऐसा ही जज्बा है कुणाल कॉनकेम प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन नरेंद्र प्रसाद का। नरेंद्र प्रसाद ने केमिकल इंजीनियरिंग की आईआईटी रुड़की से और साल 1974 में फैसला किया अपना खुद का बिजनेस करने का। अपने पुश्तैनी कारोबार से अलग हटके कुछ कर दिखाने का जुनून ने नींव रखी कुणाल कॉनकेम प्राइवेट लिमिटेड की, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हुआ और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी की जाने लगी। देखते ही देखते नरेंद्र प्रसाद के पुत्र कुणाल और मृणाल बड़े हो गए और अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कुणाल कॉनकेम प्राइवेट लिमिटेड को संभाला और कंपनी को और ऊंचाइयों तक ले गए। साल 2006 में जहां कंपनी में 100 मीट्रिक टन पर मंथ प्रोडक्शन होती थी, वहीं कुणाल और मृणाल प्रसाद की युवा सोच के चलते सिर्फ 10 सालों में एक प्लांट से 4 प्लांट हो गए और प्रोडक्शन 3000 मीट्रिक टन पर मंथ पहुंच गई। कुणाल कॉनकेम प्राइवेट लिमिटेड आज सुपर प्लास्टिसाइजर्स इंडस्ट्री में भारतीय मैन्युफैक्चरर्स में नंबर 1 है। नरेंद्र जी, कुणाल जी, मृणाल जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो विनर्स में। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने आईआईटी की और आईआईटी करने के बाद आप बिज़नेस में क्यों आ गए, जबकि आईआईटीज़ को तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, विदेशों में भी उनको अवसर मिलते थे, फिर आप जॉब में क्यों नहीं गए? गौतम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि भी आपने अपने इतने अच्छे राउंड प्रोग्राम में हमारे को शामिल किया। और आपके प्रश्न के उत्तर के मैं आपको बताऊं कि मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग इसीलिए किया था कि मैं कुछ देश के अंदर अपना काम कर सकूं। हमारे पुश्तों का मतलब पुश्तैनी जो काम था वो कपड़े का होलसेल का बिजनेस था, जिसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा कि अपना कुछ केमिकल इंजीनियरिंग का इंडस्ट्री खोलूं, जिससे कि मैं उसके अंदर अपने क्षमता को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकूं। जो आपने व्यवसाय शुरू किया था, कितनी पूंजी से शुरू किया था ये? एक्चुअली उन दिनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम थी इंजीनियर्स के लिए, तो उसके अंदर हमारे को 2 लाख रुपए का लोन मिलता था। 50,000 रुपये मैंने अपने पिताजी से लिया था। 2.5 लाख रुपए की पूंजी से मैंने ये काम शुरू किया। तो 2.5 लाख रुपए की पूंजी से 74 में आपने बिजनेस शुरू किया और आज आपका बिजनेस, जो आपकी कंपनी है, नंबर 1 है। तो ये मतलब बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इसमें मेरी मेहनत और उसका तो नतीजा है ही, लेकिन मेरे बच्चों ने भी जो मेरे साथ में जब ज्वाइन किया, ये मेरा भी विज़न था कि मैं इनको अपने साथ में लाऊं और इनके साथ में काम शुरू करूं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कलेक्टिव बस 1 से 11 हुए, 11 से 111 हुए वाली बात हो गई। कुणाल, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने इंजीनियरिंग की, हायर एजुकेशन ली, हायर एजुकेशन लेने के बाद आप व्यवसाय में क्यों आए, बिजनेस में क्यों आए? जबकि हायर एजुकेशन लेने के बाद नॉर्मली लोग अब्रॉड जाने की सोचते हैं, एमएनसीज में जॉब पाने की सोचते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको जॉब में जाना चाहिए था? हाँ रविंद्र जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स में मेरे जो फादर हैं वो मेरे लिए एक रोल मॉडल की तरह थे। मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था तब से मेरे मन में एक बड़ी क्लियर विजन थी कि मुझे केमिकल इंजीनियरिंग करना है और इसी व्यवसाय में जुड़ना है। लेकिन हमारे माता पिता की सीख इस तरह रही कि हमें प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी चाहिए, जो कि हमें जीवन में हर क्षेत्र में मदद करेगी। हमने प्रोफेशनल एजुकेशन ली, मैंने कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी काम किया 1.5 साल, जिससे कि हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन अल्टीमेटली हमारा, जैसे हमारे फादर ने भी कहा कि बिजनेस इज़ इन आवर ब्लड, हम लोग बिजनेस करना चाहते थे और मेरी इच्छा थी कि हम केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद, हायर एजुकेशन लेने के बाद इसी काम को आगे बढ़ाएं। और जिस दिन से मैंने ये बिज़नेस ज्वाइन किया, उस दिन से मेरा एक ही सपना था कि हम हिंदुस्तान की धरती पे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन केमिकल, सबसे ज़्यादा एडमिक्सचर बनाने वाली कंपनी बने। काफ़ी हद तक हमने वो सफ़र तय किया है पिछले 10 साल में और आगे हमें उम्मीद है कि अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे
तो 2022 तक हम लोग ना केवल एडमिक्सचर सुपर प्लास्टिसाइजर में बल्कि कंस्ट्रक्शन केमिकल में हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनेंगे। नंबर 1 कंपनी बनेंगे। बहुत अच्छा सपना है और आई थिंक अपने सपने को आप जी रहे हैं, दौड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है वो जल्दी पूरा भी होगा। थैंक यू। मृणाल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ बेसिकली जो आपकी कुणाल कॉनकेम है ये करती क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, किस क्षेत्र में है ये कंपनी? हमारी जो कंपनी है कुणाल कॉनकेम प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग कंस्ट्रक्शन केमिकल्स बनाते हैं, जिसमें हमारा जो यूएसपी है, जो सबसे ज़्यादा हमारा बिकने वाला प्रोडक्ट है वो सुपर प्लास्टिसाइज़र है। रेडी मिक्स कंक्रीट जहाँ पे भी इस्तेमाल होती है वहाँ पे हमारा ये केमिकल इस्तेमाल होता है। इंडिया में किसी भी डैम में, रोड में, कहीं पे भी जहाँ पे रेडी मिक्स कंक्रीट इस्तेमाल होगा हमारा ये केमिकल वहाँ पे प्रयोग में आएगा। तो कोई भी आरएमसी आज की डेट में इंडिया में इस केमिकल के बिना नहीं बनती है। और इस केमिकल के अंदर हमारी कंपनी ने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है, जहाँ पे हमने शुरुआत करी थी 2004-2005 में जब हम लोग ये केमिकल बनाना स्टार्ट किए थे, और आज 2016-17 में जैसे आपने बताया कि हम लोग 3000 मेट्रिक टन पर मंथ बनाते हैं। तो इस पर्टिकुलर केमिकल में हमारी कंपनी बहुत आगे निकली है और हम लोग अपने कस्टमर्स को एक ऐसा सॉल्यूशन दे पाते हैं इस केमिकल के तहत जिससे उनकी सीमेंट सेविंग होती है। यानी कि अगर आप थोड़े से एफर्ट्स और करें, मेहनत और करें तो आई थिंक आपका कंक्रीट, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं पूरे इंडिया में फैल जाएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो सभी जगह डेवलप हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, तो सभी जगह है। एक्चुअली इसको हम अपनी अच्छी किस्मत मानते हैं कि इस टाइम पे हम इंडिया में हैं जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो इतना ज़्यादा काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो स्कोप है किसी के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और जहाँ तक आपने बात करा पूरे इंडिया में फैलने की, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी ऑलरेडी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे जो चालू हैं वो फरीदाबाद, कलकत्ता और वापी में है, और चौथा यूनिट हमारा बनना चालू हो गया है विजयवाड़ा के अंदर। तो ऑलरेडी हम पैन इंडिया प्रेजेंस हमारी कंपनी की है और हम बड़ी प्राइड के साथ ये बात कह सकते हैं, बड़े फक्र के साथ कह सकते हैं कि प्रोबब्ली वी आर द ओनली इंडियन कंपनी इन सुपर प्लास्टिसाइजर जो कि 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रही है विच आर प्रॉफिटेबल एंड विच आर डूइंग वेरी गुड। तो हमारी ऑल इंडिया प्रेजेंस ऑलरेडी है। हाँ, इस प्रेजेंस को अब मल्टीनेशनल ले जाने के लिए हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। अच्छा, ग्लोबल होने की तैयारी हो रही है? डेफिनेटली। वेरी गुड। तो पहले कौन सा देश आपने चुना है? कुछ अभी मिडिल ईस्ट में पीछे बहुत स्कोप था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आज की डेट में इंडिया में ही इतना ज़्यादा काम है, मतलब पिछले 1-2 सालों में काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यहीं से अभी फुर्सत नहीं मिल पा रही है। तो पहले चाहेंगे कि पहले अपने देश की सेवा करके यहाँ पे अच्छे से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकें। बहुत अच्छी सोच है। कुणाल और मृणाल, अब दोनों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जब अनुभव और यंग माइंड्स दोनों मिल जाते हैं तो कुछ का कुछ हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक जनरेशन गैप भी आता है। तो वो जनरेशन गैप कभी आप लोगों के आड़े नहीं आया? पिता जी के साथ कभी विचार नहीं मिले हों? जो हम कहते हैं ना समटाइम मतभेद हो जाते हैं, तो कभी मतभेद नहीं हुए किसी डिसीजंस पे? मतभेद अगर होता भी है तो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। मतभेद तो देखिए ज़रूरी है, जब जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ खड़केंगे ही, आवाज़ होगा ही। लेकिन सवाल ये नहीं है मतभेद को किस तरह सॉल्यूशन किया जाए, वो चीज़ ज़रूरी है। रविंद्र जी, इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इसको एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी की तरह चला रहे हैं। इसके अंदर हमारे मतभेद भी होते हैं, हमारे डिस्कशन भी होते हैं कंपनी को लेके, आगे बढ़ने को लेके, लेकिन हमारी सबकी रोल डिफाइंड है। हम लोग इंडिविजुअल रोल्स को देखते हैं। जैसे मेरे पिताजी हैं, ये प्लांट के R&D को, फाइनेंस को कंपनी की देखते हैं। मैं कंपनी की सेल्स मार्केटिंग को देखता हूँ। मेरे जो छोटे ब्रदर हैं मृणाल जी, ये चारों प्लांट्स की ऑपरेशंस को देखते हैं। तो हम लोग काफ़ी आपस में डिस्कशन करते हैं चीज़ों को लेके, मतभेद भी होते हैं, लेकिन इंडिविजुअली हम लोग फंक्शंस को हेड करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाते हैं और उसकी वजह से हमारा जो मतभेद है जो कि काम को अफेक्ट करे वो नहीं हो पाता। अपने अपने फील्ड में पूरी आज़ादी है डिसीजन लेने की। इफ़ ही इज डूइंग सेल्स, अगर वो सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स के अंदर उनको पूरी आज़ादी है, जो भी डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। ही विल बी द डिसीजन मेकर, जो भी अपने वर्टिकल्स में वो वहाँ पे हेड हैं। वी कैन ओनली, हम उसको बात कर सकते हैं, मतलब बात करके उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो फाइनल से होगा वो उनका हो। इसमें रविंदर जी, किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए मतभेद होने भी अपने आप में ज़रूरी हैं। अगर मतभेद नहीं होंगे, मैं कुछ बोलूँगा, उसमें इनका कोई ओपिनियन नहीं होगा, तो कंपनी आगे ग्रो नहीं कर सकती। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है वो ये है कि एक दूसरे के लिए इज्जत। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं उसमें उनको रेस्पेक्ट देना कि वो काम उसको कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, और वो कॉन्फिडेंस, वो हमारे फादर ने शुरू से हम दोनों में वो कॉन्फिडेंस और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी
मैंने जब अपना ये बिज़नेस ज्वाइन किया था तो मैं बिल्कुल नौसिखिया था। 2008 में जब मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया, इन्होंने मेरे को बॉम्बे में प्लांट लगाने के लिए परमिशन दी, इन्होंने मेरे को बॉम्बे में प्लांट लगाने के लिए रिसोर्सेज दिए। तो उस तरीके का कॉन्फिडेंस मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई ने मेरे ऊपर दिखाया, जिसकी वजह से आदमी में कॉन्फिडेंस आता है। और ये जो आपस में जो एक दूसरे की इज्जत या एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस होना है, ये किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कोई ऐसा वाकया, ऐसा कोई सिचुएशन याद आती हो कि जब मतभेद हुए हों और बड़ी मुश्किल से वो सुलझे हों? सर रोज ही होता है जी। बट कोई ऐसा नहीं, मुश्किल से नहीं सुलझते, आसानी से सुलझ जाते हैं। लेकिन मतभेद रोज रोज होते हैं। सम टाइम क्या होता है, देखिए बिजनेस में जब हम फैमिली बिजनेस होता है तो जब मतभेद होते हैं तो नाराज हो जाते हैं। जब हम बाहर जॉब कर रहे होते हैं तो नाराजगी नहीं हो पाती है, क्योंकि बॉस ने डांट दिया, वो बॉस की डांट वहीं खत्म होकर चली जाती है। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर फादर ने एज ए बॉस डांट दिया तो वो घर में भी हैं सामने, तो वो एक दूसरे के देख के मुंह बनाते रहते हैं। इस आदत को सिखाने के लिए ही हमने इनको दोनों को जॉब कराया था, ताकि ये लोग थोड़ा सा, अगर कोई ऊंचा बोलता है, कुछ कैसा बोलता है, तो उनको थोड़ा सहने की, इनको थोड़ी क्षमता पैदा हो जाए। मतलब बॉसिज्म क्या होती है, क्या कैसे होता होती है, है, उसे कैसे फेस किया जाए, वो सिखाने के लिए। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। मैं अपनी जो समर ट्रेनिंग है वो अपने ही प्लांट में अपने फादर के साथ कर रहा था। ये बड़े टफ टास्क मास्टर हैं और उन दिनों हमें सीरियसनेस इतनी नहीं थी काम को लेके। हम नए कपड़े पहन के प्लांट में चले जाते थे, अपने कपड़े साफ़ करने लगते थे। तो ये इन्होंने हमें उस समय ये कहा कि अगर तुम्हें कपड़े साफ़ करने तो केमिकल मत बेचने आओ, क्योंकि अगर केमिकल के प्लांट में आओगे तो कपड़े भी गंदे होंगे और हाथ भी गंदे होंगे। उस समय शायद कही हुई उनकी बात हमारे लिए बड़ी सही साबित हुई आगे, और हमने उस चीज़ को अपनाया आगे और अपने काम को काफ़ी हैंड्स ऑन तरीके से हमने करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमें आज ये मुकाम हासिल हुआ है। मृणाल, आप युवा एंटरप्रेन्योर हैं, सबसे छोटे हैं इस बिज़नेस में। बट जब आपने ये बिज़नेस ज्वाइन किया था तो किस सोच के साथ आए थे कि मैं क्या बदलाव करूंगा, या मैं क्या चेंजेस लाऊंगा, या क्या एडिशन करूंगा जिससे मैं अपनी कंपनी को ग्रोथ देने में? मेरा सिर्फ अपने आप से एक ही सवाल था जब मैं इस बिज़नेस में आ रहा था, कि मैं क्या डिफरेंस ला पाऊंगा जो कि ये दोनों कर रहे हैं, उससे क्या अलग कर पाऊंगा। तब हम तीनों ने बैठ के ये डिसीजन लिया कि जब मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कुछ अलग से अपने आप कर सकता हूँ, तो कंपनी को नेशनल लेवल पे ले जाने की हमने सोच रखी। क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में हमारा जो फरीदाबाद का यूनिट है, हम बहुत अच्छा कर रहे थे। कुणाल के ज्वाइन करने के बाद से हमारी सेल्स बहुत अच्छी बढ़ गई थी। तो मैंने ये कंट्रीब्यूशन लाने की कोशिश करी कि अब हम नॉर्थ इंडिया से बाहर पूरे पैन इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर अपने यूनिट्स लगाएं और वहाँ पे हम अपनी कंपनी को लेके जाएं। और दूसरा, मैंने आपको जैसे बताया, हमारा विजन बड़ा क्लियर था। आज भी हम उसी विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन केमिकल कंपनी बनना है। और मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, आज 65% मेट्रो हिंदुस्तान में बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। कई शहरों में मेट्रो आ रही है, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कई जगहों पे मेट्रो आ रही है। 65% मेट्रो हिंदुस्तान में जो बन रही है वो कुणाल कॉनकेम प्राइवेट लिमिटेड के एडमिक्सचर से बन रही है। आज 50% से ज़्यादा जो रोड बन रही है कंक्रीट की, वो हिंदुस्तान में कुणाल कॉनकेम प्राइवेट लिमिटेड के एडमिक्सचर से बन रही है। कई सारे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हमारी कंपनी ने किए, जैसे कि ताज एक्सप्रेसवे आपने देखा ग्रेटर नोएडा से आगरा, फार्मूला 1 देखा आपने, दिल्ली मेट्रो जो आप जिसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो कि एक ग्रीन प्रोजेक्ट है पूरी तरीके से, वो 100% हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं आज अक्रॉस इंडिया। इस तरीके से लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स करके हिंदुस्तान में प्रोडक्ट्स को बना के हम कहीं ना कहीं अपने प्रधानमंत्री का सपना भी जी रहे हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं आज मेक इन इंडिया के लिए। और हम मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, यहीं पे रिसोर्सेज को री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके हिंदुस्तान के अंदर। और यहाँ रह के हम बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को पीछे कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है आने वाले सालों में। नहीं, डेफिनेटली आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आपका विजन है, सोच है, पीछे करेंगे। और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर हमारी देश की कंपनियां ही आगे निकलें, MNCs क्यों निकलें। यहाँ पे मैं आपसे, कुणाल और मृणाल, मैं दोनों से अलग अलग पूछना चाहूँगा। पहले कुणाल से पूछता हूँ। कुणाल की जब आपने जॉब भी की है, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो जॉब और बिजनेस में दोनों में क्या समानता या असमानता है? वहाँ पे आपको क्या अच्छा लगता था और क्या बुरा लगता था? और जब बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या अच्छा है लगता है और क्या बुरा लगता है? देखिए, पहले मैं समानता की बात करूँगा। समानता सिर्फ एक ही है, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप अपना बिजनेस करें, व्यापार करें, आपको हर जगह परफॉर्म करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। आपकी डेडिकेशन, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
जहाँ तक आप जॉब की बात करते हैं, जॉब के अंदर एक ऑलरेडी क्रिएटेड एनवायरनमेंट होता है आपके पास, जिसके अंदर आप काम करते हैं। एक इकोसिस्टम बना हुआ होता है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के संग काम करते हैं, तो आपके साथ एक कुशन होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है। लेकिन जब आप अपना व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो हर दिन आपकी रिस्क अपनी है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपकी रिस्क लेने की क्षमता, वो हर दिन टेस्ट होती है, लेकिन वो आपको उतना ही मजबूत बनाती है। और आपका विजन जो है वो दिन प्रतिदिन बड़ा होता चला जाता है, आपकी सोच जो है वो बहुत बड़ी होती चली जाती है। तो मेरे हिसाब से जो मेन चीज़ समानता है दोनों के अंदर, वो यही है कि आपको काम करना है डेडिकेशन से, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप अपना काम करें। लेकिन आज जिस तरीके से हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरीके से इकोनॉमी खुल रही है हमारी, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। आज आप गवर्नमेंट का भी फोकस देखेंगे स्किल इंडिया के ऊपर, स्टैंड अप इंडिया के ऊपर, स्टार्टअप इंडिया के ऊपर है। आज हमारा गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करें, जॉब क्रिएटर बने। तो उस इकोसिस्टम के अंदर आज किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी व्यवसायी के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। और जिस स्पीड से, जिस तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, मुझे लगता है कि आज यहाँ पे व्यवसाय करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप शायद बिल्कुल ही सही कह रहे हैं कि कितना ज़्यादा काम हो रहा है, गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, और उस चीज़ को अगर हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे। और काम तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर लें, घर में भी रहेंगे तो भी काम करना ही पड़ेगा। आज आप किसी भी कोने में जाइए, मेट्रो बन रही है, रोड बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम जितना आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट चला रही है, इतना किसी भी देश में, वर्ल्ड में किसी भी और देश में नहीं है। तो हमारे लिए, खासकर हमारे क्षेत्र में, तो अपॉर्चुनिटीज़ अपार हैं, अपार हैं, अनलिमिटेड है। मृणाल, जैसे मैं बात कर रहा था आपके बड़े भाई कुणाल से, मैंने पूछा था कि जब आप जॉब कर रहे थे और बिजनेस कर रहे हैं, तो दोनों में क्या समानता और असमानता है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, समानता तो जैसे कुणाल जी ने बताया कि आप कहीं पे भी रहें, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप अपने बिजनेस में हैं, चाहे अपनी जॉब में हैं, आपकी अपने काम के प्रति निष्ठा पूरी होनी चाहिए और आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। ये तो एक बहुत बड़ी समानता है जो कि किसी भी फील्ड के लिए एक बात है। जो मेरे को बिज़नेस में आने के बाद सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या सबसे बड़ा जो सुकून मिलता है, मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी लगती है कि हम लोगों को जॉब दे पा रहे हैं, कुछ घरों में चूल्हे हमारी वजह से चल पा रहे हैं, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आता है। मैं जब भी कोई डिसीजन लेता हूँ तो मेरे को इस चीज़ का एहसास होता है कि वो डिसीजन सिर्फ मैं अपनी फैमिली के नहीं ले रहा हूँ। हमारी जितने भी लेबर हैं, जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं, उनकी सब फैमिलीज भी हमारे इसी काम पे डिपेंडेंट हैं। तो ये एक जो सेंस ऑफ प्राइड और सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो आपको जॉब में नहीं मिल सकती। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आज एक मैं मल्टीनेशनल में काम करता हूँ, वहाँ पे एक फिक्स उनके सिस्टम्स होते हैं, तो मैं उनको एक लेवल तक ही ले जा सकता हूँ। यहाँ पे एक पक्षी की तरह मेरे लिए खुला आसमान है, मैं कहीं पे भी उड़ान भर सकता हूँ। अपने बिजनेस को, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग वापी गए, कलकत्ता गए, अब साउथ इंडिया जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम 0 थे। आज 0 से हम 5 पे भी पहुँचेंगे तो हमारे को जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा वो उस मल्टीनेशनल कंपनी में, जहाँ पे वो ऑलरेडी 8 पे हैं या 9 पे हैं, उनको 10 पे पहुँचा के वो सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आएगा। इस शो विनर्स में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, उन सब लोगों से मैं एक बात हमेशा जानना चाहता हूँ कि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो शो को देख रहे होते हैं, उनके लिए क्या सक्सेस मंत्रा है आपका? बट यहाँ पे हमारे सामने 3 लोग हैं, अलग अलग पीढ़ी के लोग हैं दोनों, तो क्या सक्सेस मंत्रा है? सबसे पहले नरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। अपने अंदर सेल्फ बिलीफ जी और मेहनत, यही है। सेल्फ बिलीफ और मेहनत। अगर सेल्फ बिलीफ है और मेहनत है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जो आपने किया है। और कुणाल जी, आप आई वांट टू जस्ट से, मैं एक चीज़ समय कहना चाहूँगा, धीरूभाई अंबानी की एक कोट मैं सबको बताना चाहूँगा, वन शुड स्टार्ट ड्रीमिंग, अदरवाइज समबडी एल्स विल हायर यू टू ड्रीम, टू फुलफिल हिज ड्रीम्स। तो सबसे पहले जो युवा एंटरप्रेन्योर है या जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहता है, उसको सपने देखना चाहिए। सपने देखने में कोई पाबंदी नहीं है, आप सपने देखेंगे तो उनको पूरा करने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। और फिर जैसे हमारे फादर ने कहा कि आपको देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सिंसेरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी और बड़ी ईमानदारी से अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि ईमानदारी भी एक बहुत बड़ा पिलर है आपकी सक्सेस का, आपकी ग्रोथ का, आपकी क्रेडिबिलिटी जो बनती है मार्केट में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपको सपने देखने पड़ेंगे और उन सपनों को बड़ा देखना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ सकें। मृणाल जी, आपकी बारी है।
मुझे नहीं पता कि मैं इस लेवल पे हूँ कि किन्हीं यंग डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर्स आप बिल्कुल हैं। 10 साल से आपने अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को कहीं से कहीं पहुंचाया है, उसमें आपने एडिशंस किए हैं, तो डेफिनेटली वो तो हम एक्सपीरियंस अनुभव जानना चाहेंगे। मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा प्रिंसिपल शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। आई ऑलवेज बिलीव इन नेवर से नेवर। आपका जो जुझारूपन है, आपको कभी भी किसी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें अपना पूरा 100% देना चाहिए। फिर वो आपको मिले उसमें सक्सेस या ना मिले, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन कभी भी लाइफ में एट लेटर स्टेज ये आपका ये गिला नहीं रहनी चाहिए कि मैंने वहाँ पे मैं और कर सकता था और मैंने नहीं किया। मतलब कंसिस्टेंसी जो भी है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कंसिस्टेंसी है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। आप तीनों लोग हमारे शो पे आए, बहुत अच्छा लगा, बड़ी डायनेमिक बातचीत हुई, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है कि अगर मैं भी कुछ बड़ा कर सकूं। और आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में तरक्की करें, ग्रोथ लें, और जो आपने सपना पाला हुआ है नंबर 1 बनने का, तो मैं चाहता हूं आप इंडिया में ही नहीं, आप ग्लोबली नंबर 1 बने, हमारे देश का नाम रोशन। थैंक यू रविंद्र जी, धन्यवाद। आज हम मिले कुणाल कॉनकेम प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन नरेंद्र प्रसाद और उनके बेटे कुणाल प्रसाद और मृणाल प्रसाद से। एक कविता से आज के एपिसोड को विराम देना चाहूँगा। राहें दुश्वार भी हो सकती हैं मंजिल के लिए, हमें फिर भी गिर गिर कर संभलना होगा। वक्त चाहेगा तो कांटों पर भी चलेंगे हम, अपनी हिम्मत से जमाने को बदलना होगा। मंजिल पाने की कसक दिल में इतनी तेज लगे, अगर हम चाहें तो पत्थर को भी पिघलना होगा, पत्थर को भी पिघलना होगा। हमारा देश विनर्स और उनकी कहानियों से भरा हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि हर विनर को उसकी पहचान मिले और पूरी दुनिया उनकी कामयाबी की कहानी सुने। अगर आप भी हमारे शो में आकर शेयर करना चाहते हैं अपनी कहानी, तो उठाइए फ़ोन और टाइप कीजिए विनर्स अपना नाम और भेज दीजिए 9999312345 पर। हमारी टीम आपसे जरूर संपर्क करेगी। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एक विनर से, तब तक के लिए नमस्ते।